हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। जल, वायु, जीव, जंतु ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं और एक संतुलन का ताना बाना बनते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध दोहन किए जाने के कारण एक असंतुलन की स्थिति बन जाती है और प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है। पृथ्वी पर जल लगभग 4% है, जिसमें से लगभग 0.5% जल ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। शेष जल समुद्रों में और हमारे पर्वतों पर बर्फ के रूप में रहता है। आज पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। हमारी नदियाँ, हमारे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण शहरों, नगरों से जनित होने वाला सीवर तथा उद्योगों से जनित होने वाला औद्योगिक उत्प्रवाह है। राज्य सरकार द्वारा नगरों से निकलने वाले सीवर को स्वच्छ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की स्थापना विभिन्न नगरों में की गई है, परंतु अभी तक सभी नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना नहीं हो सकी है तथा नगरों का दूषित मल जल नदियों में प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों से जनित होने वाला औद्योगिक उत्प्रवाह भी नदियों और प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से निस्तारित होता है। जिस प्रकार सीवेज से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है, उसी प्रकार से उद्योगों से निकलने वाले और औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना प्रदूषणकारी उद्योगों में की गई है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उद्योग अथवा ऐसी गतिविधियां जिनसे जल प्रदूषण जनित होता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, जिसमें उस उद्योग की बंदी की कार्रवाई भी की जा सकती है। जल आज हम सब जानते हैं हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल को बचाने के लिए हम सब का ये प्रमुख दायित्व है कि हम जल का दुरुपयोग रोकें। जल स्रोतों से जल का दोहन ना करें। वर्षा से आने वाले जल की रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया करें। इस प्रकार हम अपने जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। सरकारों द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण से बच रहा है और गंदगी हमारी नदियों में नहीं जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारा दूसरा पर्यावरण का प्रमुख अंग वायु है। जल के बिना जिस प्रकार जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार वायु के बिना हम कुछ सेकंड्स भी जीवित नहीं रह सकते। इस वायु की उपयोगिता
हमारे जीवन में इसी से प्रतीत होती है। एक व्यक्ति द्वारा औसतन एक वर्ष में लगभग 50 लाख लीटर ऑक्सीजन सांस में अपने पूरे जीवन काल में उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन सिर्फ वृक्ष ही हमें प्रदान करते हैं और इसका कोई स्रोत नहीं है। इंसानों द्वारा अपने उपयोग के लिए पेड़ों का कटान किए जाने से जहाँ हमारा वृक्षों का घनत्व कम हुआ है, वहीं हमारे ऑक्सीजन की एकमात्र फैक्ट्री वृक्ष भी कम होते जा रहे हैं। हम सबको आज मिलकर इसको समझना चाहिए किस प्रकार से वृक्ष हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख कर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं और वही हमारी जीवन वायु है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 अधिसूचित किया गया था, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों अथवा वायु प्रदूषण कारक गतिविधि के विरुद्ध कार्रवाई की जाने के अधिकार दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं, जिसमें प्रमुख उद्योग, परिवहन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक, ई वेस्ट तथा एग्रीकल्चर प्रमुख हैं। उद्योगों से जनित होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, वेट स्क्रबर्स एवं मल्टीसाइक्लोन्स आदि संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वातावरण में उत्सर्जन को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियंत्रित किया जाता है। हमारा जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वायु प्रदूषण का, वो परिवहन है। आज बढ़ती हुई आबादी के साथ गाड़ियों की संख्या अत्यधिक बढ़ी है। गाड़ियों में दहन होने वाले ईंधन से प्रदूषणकारी तत्व, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इत्यादि जनित होते हैं, जिसके कारण हमारे वातावरण में गैसीय उत्सर्जन तथा PM 2.5 तथा PM 10 की मात्रा बढ़ती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा BS6 मानक वाहनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और जो हमारे कॉमर्शियल वाहन हैं वो CNG द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वायु प्रदूषण की स्थिति शीत ऋतु में भयावह हो जाती है, जिसका कि प्रमुख कारण इस समय टेम्परेचर का कम होना, आर्द्रता का होना और थर्मल इन्वर्जन होता है। वातावरण में उपस्थित कण और नमी मिलकर स्मॉग की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी विजिबिलिटी को कम करता है। हम सभी को मालूम है कि इस ऋतु में दिल्ली में ये स्थिति आ चुकी है कि वाहनों का संचालन ऑड तथा इवन के आधार पर किया जा रहा है। एक और समस्या है जो हमारे
प्रदूषण को बढ़ाती है वो है हमारी सड़कों की खराब स्थिति। यदि सड़कें हमारी ठीक नहीं होती हैं वहाँ पर वाहनों के गुजरने से डस्ट का एमिशन होता है, जिससे कि हमारे वातावरण में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बढ़ जाती है। भारत सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता के लिए AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित किया गया है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से लेकर 500 के पैमाने पर बांटा गया है। 0 से लेकर 50 होने पर हमारी जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता गुड कहलाती है। 51 से लेकर 100 होने पर सेटिस्फैक्ट्री की श्रेणी में होता है। 101 से लेकर 200 तक मॉडरेट श्रेणी में होता है। 201 से लेकर 300 तक पुअर की श्रेणी तथा 301 से लेकर 400 तक वेरी पुअर और 401 से लेकर 500 तक AQI होने पर सीवियर प्रदूषण की स्थिति AQI दर्शाता है। हम लोग सभी देख रहे हैं, आप भी सब रोज अखबारों में देखते होंगे कि विभिन्न शहरों में AQI का स्तर सीवियर की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो है, इसके लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में भी परिवर्तन करें। वाहनों का यथासंभव कम से कम उपयोग किया जाए। कोई जो निर्माण कार्य एक्टिविटीज़ हैं उनसे डस्ट इमिशन का नियंत्रण, जल छिड़काव इत्यादि करके किया जाए। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है तथा AQI सीवियर स्थिति में जाने पर हर एक विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं वो वर्गीकृत कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिससे कि हमारी वायु की गुणवत्ता को हम नियंत्रण कर सकें। आज हम सब लोग टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, एक पराली जो हमारे खेतों से का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके जलाने की समस्या आ रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। पराली की बढ़ती हुई समस्या के दृष्टिगत विभिन्न सरकारों द्वारा उस पराली को उसी खेत में बायो कंपोस्ट के रूप में तैयार किए जाने तथा इससे एथेनॉल बनाए जाने का परियोजनाएं तैयार की गई हैं। भारत सरकार द्वारा पराली से एथेनॉल बनाने की परियोजनाएं तैयार की गई हैं और जल्द ही पराली से एथेनॉल का निर्माण शुरू हो जाएगा तथा किसानों को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर अनुदान दिया जाना राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि किसान पराली का दहन खेतों में ना करें और उसे उर्वरक के रूप में प्रयोग करें। आज पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक महती आवश्यकता है जन जागरूकता कार्यक्रमों की। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, विद्यालयों में किसानों को, नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु जागरूक बनाए जाने का कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हमारा घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज
हमें ज़रूरत है कि हम अपने इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करें। इसके लिए कोई हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने घर से निकलने वाली कचरे को सेग्रीगेट करने का एक छोटा सा कार्य करना है। हम घर के गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग कंटेनर्स में एकत्रित कर लेंगे। जो गीला कचरा होगा, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, उससे हम बड़े सरल तरीके से खाद का निर्माण कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने गमलों में अपने पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सूखा कचरा, जिसमें कागज़, प्लास्टिक, ग्लास इत्यादि हैं, इसको हम कबाड़ी के माध्यम से रिसाइकिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट घर से जनित होने वाला है, उसकी मात्रा में अत्यधिक रूप से कमी आएगी और हमारा वातावरण भी प्रदूषण से बच सकेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए निर्माण कार्य है, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि डस्ट एमिशन से बचने के लिए उनको कपड़े से ढका जाए, मिट्टी को वाटर स्प्रिंकलर्स के द्वारा किया जाए, जिससे कि मिट्टी ना उड़े और हमारा वातावरण दूषित ना हो सके। हमारे थर्मल पावर स्टेशंस में जब बिजली पैदा होती है, उसके लिए भारी मात्रा में कोयले का दहन किया जाता है। उस प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए जो हम सब मिलकर एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने घरों में, अपने कार्यस्थलों पर बिजली का दुरुपयोग ना करें। जब आवश्यकता हो तभी हम विद्युत का उपयोग करें, तथा ना होने पर हम विद्युत के स्विचेस को ऑफ कर दें। और एक दूसरा हम कर सकते हैं कि अपने प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल करें, जिसके लिए आज सोलर पावर हमारे सामने एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। हम अब सोलर पावर का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे थर्मल पावर संयंत्रों में ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा, और हमें भी स्वच्छ जो है वायुमंडल मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो खेतों में जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, उनसे भी हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, हमारी नदियों में भी उसका अंश जाता है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करें, जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी, हमें अच्छा अनाज मिलेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो उपयोगी रहेगा। ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी हमारे चारों ओर बढ़ता जा रहा है। 55 से लेकर 60 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे कानों को हानि नहीं पहुंचाती। इससे अधिक हानि हमारे नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाती है। उससे हमें मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिसूचित किया गया है, जिसके प्रावधानों में दोषी के विरुद्ध 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। आज आवश्यकता है
कि हम सब लोग मिलकर एक पूरे समाज, पूरे देश, पूरे प्रदेश को जागरूक करें कि हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ करना है। हम सबको मिलकर अपने प्रदेश को प्रदूषण से बचाना है, जिसके लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं वो करेंगे। विद्युत की खपत को कम किया जाना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि विद्युत उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ता है। आज हमारे पास विद्युत के विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी का विकल्प उपलब्ध है। हम लोगों को इसका उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जिसके लिए हम अपने जल की खपत को नियंत्रित करेंगे, अपने विद्युत की खपत को नियंत्रित करेंगे, अपने चारों ओर हरा भरा पर्यावरण बनाने के लिए वृक्षों को रोपण करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, उनको बड़ा करेंगे। अगर हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा प्रदेश, हमारा देश हरा भरा, स्वच्छ और प्रदूषण रहित होगा। आज 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे पर हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने का संकल्प लें और प्रत्येक दिवस को हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो भी अपना योगदान दे सकते हैं अवश्य दें, लोगों को जागरूक करें, जिससे कि हम एक स्वच्छ पर्यावरण अपने आने वाली जनरेशन को देने में सक्षम हो सकें।